नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं भाई आपके सामने, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। हिंदी व्याकरण के हम बहुत सी क्लासें करवा चुके हैं। हमारे विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी व्याकरण की। अब अगला आज हम एक टॉपिक करेंगे भाई कारक। कारक क्या होता है भाई? सबसे पहले यही देखो भाई, कारक कारक क्या शाब्दिक अर्थ होता है? कारक का करने वाला, यानी कि क्रिया को पूरा करने के लिए मदद करता है कारक। देखो क्रिया, अब राम ने पुस्तक पढ़ी, लेकिन ने हटा दे हम, कारक चिन्ह है ये, प्रसर्ग चिन्ह, कारक यही तो है। तो फिर क्या, राम ने नहीं लगाया, राम पुस्तक पढ़ी तो नहीं हुआ ना। क्रिया को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों या प्रसर्ग चिन्हों या चिन्हों की जरूरत पड़ती है वो होते हैं भाई कारक। कारक को आज हम देखेंगे भाई बिल्कुल विस्तृत रूप से, परीक्षा उपयोगी ढंग से। कारक है क्या, कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं वो देखेंगे भाई हम। अब लिखो भाई, कारक का शाब्दिक अर्थ लिखो। सबसे पहले तो कारक का शाब्दिक अर्थ होता है भाई करने वाला। अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला क्या होता है भाई कारक। ये भी लिख सकते हो आप, क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला। क्रिया को पूरा करने में जो योगदान देते हैं वो क्या होते हैं भाई कारक होते हैं, यानी कि करने वाला। शाब्दिक अर्थ क्या है? करने वाला है। तो ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल प्रश्न पता है आपको कि विशेषताओं से आते हैं भाई, कि ये विशेषता है, कर्म कारक की ये विशेषता है, करण कारक की ये विशेषता है या नहीं है। इस तरह से 4 वाक्य आपको दिए जाएंगे, फिर छाटा जाएगा उसमें से गलत या सही को। लेकिन सीधा ये कारक को आप वैसे आसान सोच लेते हो, लेकिन अब पढ़ोगे तब पता लगेगा कि बहुत गंभीरता से प्रश्न बनते हैं, और ऐसे प्रश्न बनते हैं कि शायद हमने आज तक या तो पढ़े नहीं, या पढ़े हैं तो फिर क्या कि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है उस तरफ। अब हम देखेंगे भाई हिंदी में कारक होते हैं 8। आप सबको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ये जो 8 आपने देखे हैं अभी, जो मैंने बोले हैं कारक और उनके प्रसर्ग चिन्ह, या उनको आप बोल सकते हो विभक्ति चिन्ह, तो वो है भाई कारक के भेद। तो कारक की पहले तो व्याकरणिक दृष्टि से परिभाषा लिखो भाई, कारक की परिभाषा क्या है। देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध। कारक की परिभाषा लिखो भाई, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ दिखाया जाता है। यानी कि कारक का संबंध किससे होता है? क्रिया से। वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए, वो क्या होते हैं भाई? उसे कारक कहते हैं। ये तो है व्याकरणिक दृष्टि से कारक की परिभाषा। तो देखो, आपसे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कारक का संबंध किससे होता है? संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से या विशेषण से? तो फिर क्या देखोगे आप? यहां देखो परिभाषा में क्या आया कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ, यानी कि क्रिया के साथ संबंध किसका दिखाता है? संज्ञा का या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध है, ये कारक दिखाता है। कारक की सहायता से
संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध दिखाया जाता है। ये है भाई परिभाषा। अब देखेंगे भाई कारक के भेद। देखो भाई कारक के 8 भेद है भाई। अब देखो मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती क्योंकि सभी अपने तरीके से बेस्ट करवाते हैं, लेकिन कई टीचर बताते हैं कि कारक के 6 भेद होते हैं, क्योंकि वो संबोधन छोड़ देते हैं और उसको वो हम देखते हैं भाई समास में, तत्पुरुष समास में देखते हैं ना, वहां कर्ता को और संबोधन को छोड़ा जाता है। हिंदी में कारक के भेद है भाई 8। यदि आपसे पूछा जाएगा कारक के भेद कितने हैं तो 8 बताओगे, क्योंकि भेदों पर भी संख्या भी पूछी जाती है। जैसे देखो सबसे ज्यादा संख्या पूछी जाती है सर्वनाम के भेद, विशेषण के, अव्यय के। कारक का भी पूछा जा सकता है, जहां डाउट होता है वो तो पूछे नहीं जाते, लेकिन कईयों की संख्या पूछी जाती है भेदों की। तो यहाँ कारक के भेद कितने हैं भाई 8 हैं। अब यहाँ तो लिखेंगे हम कारक और यहाँ लिखेंगे भाई उनके विभक्ति चिन्ह, और विभक्ति को ही हम प्रसर्ग भी कहते हैं। तो देखो ये तो लिखा भाई मैंने कारक, कर्ता कारक होता है और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है भाई ने। लिख लेना आप ऊपर, विभक्ति या प्रसर्ग चिन्ह एक ही बात है। कर्म को देखो, कारक तो क्या है कर्म, उसका विभक्ति चिन्ह क्या है को। कर्ण से संप्रदान के लिए, संबंध का के की, या रा रे री भी आ जाता है भाई, लिखना चाहो तो लिख लेना। फिर क्या है भाई अपादान से पृथक, पृथक या अलग होना, ये लिखा होता है भाई अधिकरण में पर। यहां लिख लो अधिकरण का प्रसर्ग चिन्ह क्या है भाई, ये कारक है, यहां प्रसर्ग चिन्ह लिखेंगे अधिकरण का में और पर। यानी कि अब उदाहरण सहित देखेंगे इनको एक एक। और संबोधन है अरे, हे अरे, ये संबोधन के प्रसर्ग चिन्ह है भाई। अब देखो भाई कितने हो गए, 8 हो गए होंगे शायद, तो 8 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये है भाई कारक। हिंदी में ये इतने कारक हैं और ये है इनके प्रसर्ग चिन्ह। आप बोल सकते हो विभक्ति चिन्ह, जो भी आप बोलना चाहो, तो विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग चिन्ह ये है, और ये ऐसे के ऐसे पहले याद करो। अब हम एक एक के बारे में विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे भी, इनके अंदर क्या है और कैसे वाक्य को हम कर्ता कारक में रखेंगे, कैसे को कर्म में, संबंध अपादान, इन सब का अलग अलग अध्ययन करेंगे। और यहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। तो इनको लिखो पहले, आगे चलते हैं फिर। देखो भाई अब कर्ता कारक, कर्ता क्या होता है भाई, क्रिया को करने वाला क्या होता है कर्ता, काम करना, काम को करने वाला होता है कर्ता। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई कर्ता कारक के बारे में कि कर्ता कारक, अब कर्ता कारक यानी कि कर्ता कौन होता है भाई, क्रिया को करने वाला होता है कर्ता। क्रिया या काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला कौन होता है भाई, कर्ता होता है क्रिया को करने वाला। अब देखो इसमें क्या है, जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। देखो मैं 2-3 तरह के वाक्य लिखूंगी और फिर वहां से देखेंगे इसकी विशेषताएं कि आखिर इसकी विशेषताएं कौन सी हैं। देखो एक हमने लिखा कि राम पुस्तक पढ़ता है।
एक ही वाक्य से देखेंगे भाई, एक ही वाक्य से समझेंगे, अलग अलग काल में रख के उसको, समय बदल के उसका। राम पुस्तक पढ़ता है, फिर मैंने लिखा राम ने पुस्तक पढ़ी। फिर यहां लिखा भाई राम पढ़ा, ये भी वाक्य शुद्ध है भाई, राम पढ़ा। और फिर हम क्या देखेंगे भाई, और एक और देख लो, जैसे बच्चा खेलता है, वही बात है वो, तो फिर राम पुस्तक पढ़ता है, बच्चा खेलता है, वही बात है। देखो अब इसमें क्या है भाई, यानी कि काम किसने किया, राम ने, पुस्तक किसने पढ़ी, राम ने। इसमें भी वही बात है, इसमें भी। लेकिन देखो सिर्फ प्रसर्ग चिन्ह यहाँ आया है, इन दो में कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ है, सिर्फ इसमें है। यानी कि प्रसर्ग चिन्ह कहाँ होगा, एक तो देखो ये राम ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि भूतकाल की बात है, ये सामान्य भूतकाल में, ये भूतकाल काल पढ़ेंगे तब पता चलेगा सामान्य और वो भूतकाल के अलग अलग भेद हैं। यहाँ आप इतना देखो कि ये देखो राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है भाई, वर्तमान काल में समय चल रहा है, पुस्तक पढ़ता है, लेकिन यहाँ विभक्ति चिन्ह नहीं है। लेकिन प्रसर्ग चिन्ह यहाँ लगा दिया गया, विभक्ति चिन्ह, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या है, सहकर्मक है क्रिया, लेकिन क्या है, भूतकाल में है। और राम पढ़ा, यहाँ देखो क्रिया क्या है, यहाँ कर्म नहीं है, फिर भी क्या है, भूतकाल में है भाई। या राम खेलता है, राम सोया आप कह सकते हो, तो वो अकर्मक क्रिया में आया, लेकिन था किसमें, भूतकाल में। अब इसकी एक दो विशेषताएं देखेंगे भाई हम, कि ने प्रसर्ग चिन्ह, तो लिखो प्रसर्ग सहित वाक्य में, देखो इसकी एक दो विशेषताएं लिखेंगे आप, ऐसे ही लिखो, क्योंकि प्रश्न यहां से पूछा जाएगा आपसे, ऐसे नहीं पूछा जाएगा इसमें कौन सा कारक है, आप आसानी से बता देखो, प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। सीटेट में भी कई बार पूछा गया है, और आजकल उस सीटेट जैसा ही एसटेट और यूपीटेट वगैरह में भी ऐसे ही प्रश्न लंबे लंबे वाक्य देकर पूछे जाते हैं भाई। तो देखो अब विशेषता क्या है इसकी, जहां प्रसर्ग लगा होगा ना, तो देखो प्रसर्ग सहित या विभक्ति सहित आप इसको बोल सकते हो, प्रसर्ग सहित, प्रसर्ग सहित यानी कि ने, जहां ये प्रसर्ग आया होगा वहां एक तो क्या होगा, वाक्य सहकर्मक होगा। विशेषता क्या होगी उस वाक्य की, प्रसर्ग सहित में क्या होगा, वाक्य सहकर्मक होगा। सहकर्मक समझते हो, हम क्रिया कर चुके हैं भाई, यानी कि कर्म सहित वाक्य क्या होगा भाई, सहकर्मक होगा। क्रिया कैसी होगी, सहकर्मक होगी। वाक्य क्या, क्रिया लिखो आप यहाँ, क्रिया कैसी होगी, सहकर्मक होगी। और किस में होगी, देखो राम ने पुस्तक पढ़ी, और भूतकाल में होगी, वर्तमान काल में प्रसर्ग नहीं लगेगा, भूतकाल में होगी। तो ये विशेषता है इसकी, पूछा जाएगा वहां कि कर्ता कारक में प्रसर्ग सहित वाक्य में क्रिया कैसी होगी, या काल कौन से काल में प्रयोग किया जाएगा, तो फिर वहां देखोगे आप सहकर्मक और भूतकाल। अब देखो भाई दूसरी बात लिखो यहां, प्रसर्ग रहित। अब प्रसर्ग सहित में तो देखो ये विशेषता है, प्रसर्ग रहित में दो है, दो विशेषताएं बनेंगी, क्योंकि देखो यहां भी प्रसर्ग नहीं है और यहां भी प्रसर्ग नहीं है। तो प्रसर्ग रहित में क्या होगा भाई, एक तो क्या होगी, क्रिया क्या होगी, सहकर्मक होगी और वर्तमान में होगी भाई। प्रसर्ग रहित में देखो वर्तमान काल में है, लेकिन कर्म है भाई, क्रिया के पास कर्म है, तो क्रिया क्या है भाई, सहकर्मक होगी। क्रिया सकर्मक होगी, लेकिन क्या होगी भाई, फिर वर्तमान काल में होगी। और यदि प्रसर्ग में दूसरी विशेषता क्या होगी, वहां प्रसर्ग नहीं होगा। प्रसर्ग रहित में दूसरी बात क्या होगी भाई, क्रिया अकर्मक होगी और भूतकाल में होगी। ये बात आपको याद रखनी है भाई, क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी, कर्म नहीं होगा उसके साथ, और क्या होगी फिर भूतकाल में होगी, वर्तमान में नहीं होगी। यदि
क्रिया के साथ कर्म है तो वो क्रिया वो फिर वर्तमान काल में होगी, लेकिन अगर भूतकाल में क्रिया की गई है तो वो क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा। अब देखो यहां अगर मैं कर्म लगा दूं राम पुस्तक पढ़ा तो फिर वाक्य पूरा नहीं हुआ ना, फिर तो हमें ने प्रसर्ग चिन्ह लगाना पड़ेगा। यानी कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रसर्ग कहाँ लगेगा? क्रिया सकर्मक होगी और भूतकाल में होगी। ये है भाई कर्ता कारक की एक दो विशेषताएं। इस तरह से आपको पहचान होगी कर्ता कारक की। अब देखो ये हमने कर्ता कारक के बारे में देखा, अब हम दूसरा देखेंगे कर्म कारक। ये समझ में आ गया होगा आपके, आप आसानी से पढ़ सकते हो। यानी कि क्रिया को करने वाला कौन है? कर्ता। तो कर्ता कारक की पहचान यानी कि विशेषता क्या है? यदि ने प्रसर्ग चिन्ह लगा हुआ है तो वो किस में होगा? क्रिया सकर्मक होगी और भूतकाल में होगी। और यदि प्रसर्ग नहीं लगा हुआ है और क्रिया भूतकाल में है तो क्रिया अकर्मक होगी। लेकिन यदि प्रसर्ग भी नहीं लगा हुआ और कर्म भी है, क्रिया सकर्मक है, तो वो किस में होगी? वर्तमान काल में होगी। ये दो तीन बातें आपको यहां से याद करनी है भाई। दूसरी बात देखो भाई, हम देखेंगे दूसरा हम करेंगे कर्म कारक, जिसका प्रसर्ग चिन्ह क्या है भाई? इसका प्रसर्ग चिन्ह लिख लो यहां। प्रसर्ग चिन्ह है इसका ने, विभक्ति चिन्ह। अब देखो इसमें कर्ता की पहचान आप कैसे करोगे? तो जो क्रिया है उसके आगे आप लगा के देखोगे किसके द्वारा, किसके द्वारा पढ़ा गया? राम के द्वारा। पहचान कैसे करोगे आप? के द्वारा लगा के प्रश्न करोगे। क्रिया के आगे के द्वारा, किसके द्वारा पढ़ा गया? राम के द्वारा। किसके द्वारा पढ़ा गया? राम के द्वारा। किसके द्वारा पढ़ा गया? राम के द्वारा। यानी कि उत्तर मिल रहा है तो वहां क्या है फिर? कर्ता कारक है भाई। ये है कर्ता कारक की पहचान। दूसरा हम करेंगे भाई कर्म कारक। अब देखो भाई कर्म कारक, कर्म क्या होता है भाई? आप सबको पता है। कर्म कारक का प्रसर्ग चिन्ह लिखो सबसे पहले। तो प्रसर्ग चिन्ह क्या है कर्म कारक का? को है भाई। ये प्रसर्ग चिन्ह है कर्म कारक का। और कर्म कारक होता है भाई, यानी कि क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है कर्म कारक में। तो परिभाषा लिखो व्याकरणिक दृष्टि से। संज्ञा है सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वहां क्या है भाई? कर्म कारक है। क्रिया जिस पद पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म कारक है। अब देखो जैसे राजा ने चोर को दंड दिया, ये पूछा गया है भाई राजस्थान की किसी परीक्षा में। ये प्रश्न है ऐसे के ऐसे। एक दो उदाहरण हम पिछले उठाएंगे जो आए हैं आपकी परीक्षा में। जैसे देखो, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, राजा ने चोर को दंड दिया। यहां को विभक्ति चिन्ह देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। या फिर पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। अब देखो भाई इसमें एक दो और लिखो आप। जैसे सपेरे ने सांप को नचाया, ये भी पूछा गया है भाई। सपेरे ने सांप को नचाया। अब देखो भाई इसमें हम क्या करेंगे कि इसकी पहचान देखेंगे भी हम। क्या और किसको लगा के हम क्रिया के आगे क्या और किसको लगा के हम प्रश्न करेंगे भी। देखो पहचान लिख लो आप इसकी।
क्योंकि यहां से प्रश्न आता है भाई। देखो क्या लगाएंगे, या किसको, ये दो जो, या तो क्या लगा के कि देखो पुलिस ने किसको पकड़ा, अपराधी को पकड़ा, पुलिस राजा ने किसको दंड दिया, चोर को दंड दिया, उत्तर मिला, तो ये क्या है, कर्म कारक। इसी तरह से क्या और किसको से प्रश्न करेंगे तो यदि उत्तर मिलेगा करके इसकी पहचान कर सकते हैं भाई। उत्तर मिलेगा तो वो जो उत्तर मिलेगा वो क्या है, कर्म कारक का उदाहरण है, कर्म कारक है वहां। अब देखो भाई इसमें हम क्या करेंगे, यही है भाई इसमें तो। और क्या पहचान, सिर्फ आपको क्या और किसको लगा के आप आसानी से पहचान सकते हो कर्म कारक को। अब आगे हम तीसरा करेंगे भी करण कारक, क्योंकि लंबा हो जाएगा, 8 के बारे में अध्ययन करना है हमें, तो जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, वरना क्लास लंबी हो जाएगी। अब देखो करण कारक के बारे में देखेंगे भाई। तीसरा जो कारक का भेद है वो है भाई करण कारक। और करण कारक, करण का अर्थ होता है भाई क्या, माध्यम या साधन। करण का जो अर्थ होता है वो है भाई माध्यम, या आप कह सकते हो इसको साधन। जिस साधन की सहायता से या जिसके माध्यम से हम कार्य करते हैं वो करण कारक होता है, करण होता है भाई। जैसे क्रिया के करने अथवा होने के साधन का या माध्यम का पता चले, लिखो इसको, इसकी परिभाषा, क्रिया के करने या होने साधन या माध्यम का साधन या माध्यम बनने वाले संज्ञा या सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। ये है भाई व्याकरणिक दृष्टि से परिभाषा। अब देखते हैं भाई इसकी पहचान थोड़ी सी कैसे होगी। देखो जैसे बच्ची गुड़िया से खेलती है, या फिर एक और उदाहरण देखिए, माँ ने आटे से रोटी बनाई, आटे से रोटी बनाई, ऐसे भी आ सकता है। तो देखो से आपको अलग से यहां भी भक्ति चिन्ह दिखेगा इसमें, किससे लगाकर। अब इसकी पहचान क्या है भाई, करण कारक की पहचान है कि हम वाक्य में किस से, देखो किस से लगाकर प्रश्न करेंगे। देखो रोटी बनाई, किससे बनाई, किससे बनाई, आटे से बनाई, तो यहाँ क्या है भाई, करण कारक है, किससे लगाकर प्रश्न करेंगे भाई, ये है भाई इसकी पहचान। और फिर अगला कारक हम करेंगे भाई संप्रदान कारक, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। सबसे ज्यादा अपादान और संप्रदान से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सा धैर्य से करेंगे। ये करण कारक इतना ही है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। अगला जो हम करेंगे भी संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है संप्रदान का, के लिए, लेकिन कई बार विभक्ति चिन्ह नहीं दिखाई देता, और वहां फिर क्या करण संप्रदान कारक होता है। और ऐसे जो अपवाद वाले प्रश्न ही यहां से पूछे जाते हैं। अगला लिखो भाई संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब ही होता है किसी को कुछ देना। संप्रदान कारक का जो प्रसर्ग चिन्ह है ये क्या है भाई, के लिए। सबसे पहले तो यही याद करना है, के लिए आ गया तो फिर कोई मुश्किल है ही नहीं पहचानने में। अब देखो इसकी पहले लिखो
संप्रदान का अर्थ होता है भाई किसी को कुछ देना या प्रदान करना। इसका अर्थ होता है संप्रदान का किसी को कुछ देना, कुछ देने का भाव दिखेगा आपको, हर वाक्य में कुछ देने का भाव दिखेगा, किसी को कुछ देना या आप कह सकते हो प्रदान करना, ये ऐसा भाव दिखेगा आपको संप्रदान कारक में। तो आप परिभाषा व्याकरणिक दृष्टि से लिखो कि जब वाक्य में कर्ता द्वारा, इसकी परिभाषा लिखो आप, क्योंकि विशेषताओं में पूछ ली जाती है तो परिभाषा जरूरी है भाई। जब वाक्य में कर्ता द्वारा कुछ क्रिया की जाती है और फिर क्या, या कुछ दिया जाता है, कुछ क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है, उस क्रिया करने वाला अथवा देने वाला जो सर्वनाम पद होते हैं, संज्ञा सर्वनाम पद, वो क्या होते हैं भाई संप्रदान कारक के अंतर्गत आएंगे। अब देखो भाई, हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण देखते हैं भाई। इसके लिए कई बार प्रसर्ग चिन्ह को का प्रयोग मिलेगा आपको और फिर उसकी पहचान देखेंगे हम। जैसे देखो, डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी, ये तो सीधा सा है भाई, ये तो आप आसानी से पहचान सकते हो। डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी, ये तो देखो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ये के लिए आ गया। लेकिन देखो ये सीधा यहां से यदि ये प्रश्न आ जाए कि डॉक्टर ने मरीज को दवा दी, अब देखो यहां क्या मरीज को आ गया, लेकिन के लिए को, यहां के लिए का प्रयोग, दिया ना, देने का कुछ भाव है यहां। जैसे देखो मैंने पहले भी बताया था, फिर बताएंगे एक बार, कि एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ एस्टेट हरियाणा में जो टेट पात्रता परीक्षा जो होती है उसमें पूछा गया था, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब देखो भाई, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं यानी कि काम के लिए जा रहे हैं, वो काम पर नहीं जा रहे, यहां भी संप्रदान कारक का उदाहरण है ये। और ये पूछा गया है भाई, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रश्न जो पीछे आ चुका है वो आगे आने की संभावना होती है बहुत ज्यादा। और देखो एक दो उदाहरण और देखते हैं इसमें हम। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हो, लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो रचना याद आ गई होगी राजेश जोशी की आपको, एक बच्चे काम पर जा रहे हैं, बहुत पूछी जाती है नेट वगैरह में। अब देखो, महिला ने भिखारी को भोजन दिया, ये भी पूछा गया प्रश्न है भाई। महिला ने भिखारी को कपड़े दिए या भोजन दिया, ऐसा प्रश्न आया है भाई। तो देखो देने का भाव जहां दिखेगा वहां विभक्ति चिन्ह नहीं देखनी है आपको, क्योंकि संप्रदान का अर्थ ही होता है कुछ देना। तो जहां भी देने का भाव दिखेगा वहां क्या होगा, संप्रदान कारक होगा भाई। हालांकि विभक्ति चिन्ह तो यहाँ को है, और को तो कर्ता ने कर्म को कर्म कारक लगा दोगे ऐसे तो आप यहाँ, लेकिन नहीं, यहाँ क्या है भाई, संप्रदान कारक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, इसको याद रखना। अब इसमें आप एक बात लिख लो भाई, नोट कर लो यहां, उसके बाद फिर कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, कि वाक्य में, किसी भी वाक्य में कुछ देने का, कुछ न कुछ देने का भाव होगा, वहां हमेशा संप्रदान कारक होगा। ये
बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। वाक्य में कुछ ना कुछ देने का भाव होगा। जहां भी कुछ न कुछ देने का भाव होगा वहां क्या होगा भाई, संप्रदान कारक होगा, हमेशा संप्रदान कारक होगा। ये नहीं है कि वहां कोई अपवाद है और कुछ आप लगा दोगे, चाहे विभक्ति चिन्ह कुछ भी आया हो, वहां हमेशा संप्रदान कारक होगा। ये बात याद कर लो बस, और कुछ नहीं याद करनी। कुछ देना लेना, भिखारी को कुछ दिया, कपड़े दिए, भोजन दिया, भिखारी को भीख दो, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं भाई। तो वो के देने का भाव जहां भी आएगा वो क्या है, संप्रदान कारक है भाई। अगला देखेंगे भाई फिर हम अपादान कारक के बारे में, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। अपादान कारक भी, संप्रदान को भी लगा लो, पूरे संप्रदान कारक को ही लगा लो, क्योंकि यहाँ से यदि कारक से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे या तो संप्रदान से या अपादान से। क्योंकि अब भी देखो ये आपका यूपी टेट का जो अभी हुआ था, कैंसिल हो गया पेपर, उसमें भी आया था पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ऐसा कुछ था, अलग होने का भाव था उसमें कुछ। अब वो मुझे वाक्य तो वो याद नहीं है क्या था, लेकिन वो आया था भाई। तो अपादान कारक का भी महत्वपूर्ण है। अब हम करेंगे भी अपादान। अपादान कारक में क्या होता है, से पृथक चिन्ह है, ये प्रसर्ग चिन्ह, यानी कि अलगाव का भाव दिखेगा आपको। अपादान कारक देखिए भी, पांचवा जो है वो है भाई अपादान कारक। अपादान कारक का जो प्रसर्ग चिन्ह है वो क्या है भाई, से पृथक, पृथक या अलग होना, इसका ये प्रसर्ग चिन्ह है अपादान का। और लिखो इसकी परिभाषा, व्याकरणिक दृष्टि से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, देखो ये परिभाषा तो सभी में सेम है, सिर्फ उनकी थोड़ी सी पहचान आगे लिखनी होती है हमें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, अलग होने का भाव प्रकट हो, वहां क्या होता है भाई, अपादान कारक होता है। अब सीधा सीधा आप उदाहरण लिखने से पहले इसकी पहचान लिखो भाई। पहचानोगे कैसे इसको, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, आप इसको मान के चलो। यहाँ से प्रश्न सभी परीक्षाओं में, पात्रता परीक्षा में तो विशेषकर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और ये आप लोगों के जो ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वालों के भी यहाँ से प्रश्न आएंगे व्याकरण के। अब देखो भाई क्या है इसमें कि अलग होने के अतिरिक्त अपादान कारक का प्रयोग, एक तो सबसे पहले पहचान तो अलग होने की है भाई, जहां भी अलगाव दिखेगा वहां क्या है भाई, अपादान कारक है। दूसरी बात देखो क्या दिखेगा आपको, तुलना दिखेगी, दो चीजों के बीच में तुलना की जाएगी, वहां भी अपादान कारक होगा। फिर डरने का भाव जहां भी दिखेगा, डरने का भाव या भय जहां भी दिखेगा वहां भी क्या है, अपादान कारक है। और सीखने का भाव जहां दिखेगा वहां भी। और लजाने और घृणा, लज्जा या लजाने का भाव आप बोल सकते हो। और एक क्या है भाई फिर ये घृणा का भाव। ये सब चीजें आपको जहां दिखेंगी वहां होगा भाई अपादान कारक। ये अपादान कारक की पहचान याद करनी है आपको, क्योंकि सिर्फ आप अलगाव याद कर लेते हो और फिर ये चीजें जो जब सामने आती है तो प्रश्न आप हल नहीं कर पाते। यानी कि जिस भी वाक्य में आपको अलगाव दिखेगा, तुलना की जाएगी दो चीजों के बीच में, या डरने का भाव दिखेगा आपको, या सीखने का भाव दिखेगा, लज्जा आएगी या घृणा होगी, वहां भी क्या होगा भाई, अपादान कारक होगा। अब देखो इनका, इसके एक एक उदाहरण देखते हैं भाई। जैसे देखो पहाड़ों से झरना बहा, एक तो ये पूछा गया है किसी भी परीक्षा में, पहाड़ों से झरना बहा। अब देखो पहाड़ों से झरना बहा, यानी कि ये पहाड़ है कोई भी
और ये ऐसे सोता, झरने को आप सोता भी बोलते हो ना, ये झरना है ऐसे बह रहा है, यानी कि इस पहाड़ से क्या हो गया, इसका अलगाव हो गया भाई, तो इसमें क्या है, अपादान कारक है। इसी तरह से देखो भाई, जैसे लक्ष्मण राम से छोटे थे, ये प्रश्न भी पूछा गया है भाई, लक्ष्मण राम से छोटे थे, तो देखो ये तुलना कर दी गई भी, लक्ष्मण और राम, राम लक्ष्मण से बड़े थे ये आ जा तो भी वही बात है, और लक्ष्मण राम से छोटे थे ये भी वही बात है, तुलना की गई है दोनों में, यानी कि दो व्यक्तियों में किसी में भी तुलना की जाए। जैसे मैंने एक उदाहरण आपका जो यूपी टेट का पेपर सॉल्यूशन करवाया है हिंदी वाले पोर्शन का, उसमें भी बताया था कि राम वो सीता गीता से लंबी है, ये वाक्य भी एक बार पूछा गया, तो उसमें भी क्या है भाई, फिर ये अपादान कारक ही आएगा, क्योंकि देखो छोटे का मतलब आप समझ गए, हाइट में भी छोटा हो सकता है, वो उम्र में भी छोटा हो गया, पीछे छोड़ दिया ना, अलगाव तो हो गया दोनों में, अगर उस दृष्टि से भी देखें तो। इसी तरह से देखो, मेरा भाई चूहे से डरता है, मेरा भाई चूहे से डरता है, अब देखो इसमें डरता, डरने का भाव है, डरने का भाव है, तो इसका मतलब क्या है भाई, अपादान कारक है वहां, क्योंकि हमने पढ़ा है डरने का भाव जहां होगा वहां क्या होगा, अपादान कारक होगा। वह सांप को देखकर डर गया, तो डरने, देखो वैसे आप लगाओगे तो डर में क्या होता है, आदमी पीछे, अलगाव की भावना होती है, उसमें पीछे हटता है, या पीछे हटता है या भागता है, जो भी करता है, लेकिन जो चीज है उससे अलग होने की कोशिश करता है, तो वो वहां भी क्या है। अब देखो, मुझे गंदगी से घृणा है, घृणा के भाव में आप देखोगे तो जैसे तो घृणा जैसी शब्द या घृणा जहां भी दिखेगी वहां भी आप क्या लगाओगे भाई, अपादान कारक लगाओगे। और देखो, जनक वाटिका में सीता राम से लजाती है, तो इसमें लजाने का भाव है, वहां भी आप क्या करोगे भाई, अपादान कारक लगाओगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कारक के टॉपिक में, यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ते तो सिर्फ प्रसर्ग चिन्ह याद करो और फिर अपादान और संप्रदान कारक को याद करो। यदि कम समय है आपके पास, आपका पेपर 1-2 दिन में होने वाला है, तो जरूर आपको यहाँ से ही प्रश्न मिल जाएगा यदि कारक से प्रश्न उठा तो। वैसे तो सारा ही याद करना चाहिए, क्योंकि कर्ता से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, कर्म से भी पूछे गए हैं। अब देखो भाई, अगला हम जो करेंगे वो है भाई संबंध कारक। लिखो इसके बारे में, ये सारी चीजें लिखनी है भाई। संबंध कारक लिखे करेंगे भी अगला तीन बच गए, बस 5 हो गए ना। अब अगला हम करेंगे भी संबंध कारक। संबंध कारक देखो भाई, छठा जो हमारा है ये है भाई संबंध कारक। संबंध कारक का प्रसर्ग चिन्ह क्या है भाई, संबंध कारक का प्रसर्ग चिन्ह है का, के, की या रा, रे, री भी आप कह सकते हो। अब देखो भाई, संबंध कारक कौन से होते हैं, संज्ञा है सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी दूसरे के साथ संबंध दिखाए जाते हैं। तो लिखो ये परिभाषा तो लिख लो कि वाक्य में संज्ञा है सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी दूसरे के साथ है संबंध दिखाए जाते हैं, वहां क्या होता है, संबंध कारक होता है। अब देखो, जैसे में देखो यहां समझेंगे, उदाहरण से ही समझ में आती है हर चीज। देखो जैसे
यह उसकी तस्वीर है। ये प्रश्न ऐसे कैसे पूछा गया है भाई, यह उसकी तस्वीर है। अब देखो किसी फोटो की तरफ इशारा करके बताया जा रहा है कि यह उसकी तस्वीर है, यानी कि संबंध है उसका और तस्वीर का। यहाँ संबंध दिखाया गया है तो यहाँ क्या है, संबंध कारक है भाई। जैसे देखो का, के, की, रा, रे, री ऐसे मिलेंगे आपको ये। जैसे तुम्हारे दादाजी आ गए, तुम्हारे दादाजी आ गए। अब देखो इसमें क्या है, संबंध है भाई तुम्हारा और दादाजी का। इसी तरह से तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। इस तरह से आप आसानी से इसको तो पहचान सकते हो भाई। अब देखो यहाँ आपको सर्वनाम के रूप में या कहीं भी देखो ये आपको रा, रे, री मिलेगा या फिर का, के, की मिलेगा। इस तरह से भी आप पहचान सकते हो और वैसे संबंध दिखाई भी दे रहा है, आप आसानी से पहचान सकते हो। अब देखो भाई अगला हम करेंगे भी अधिकरण कारक, क्योंकि एक बार अधिकरण कारक से भी प्रश्न पूछा गया है। अगला जो हमारा 7वां जो कारक है हिंदी में वो है अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक का प्रसर्ग चिन्ह क्या है, प्रसर्ग चिन्ह को ही विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। तो प्रसर्ग चिन्ह क्या है इसका या प्रसर्ग क्या है इसका, तो वो क्या है भाई, अधिकरण का है में पर। या तो आपको में दिखेगा या क्या दिखेगा, पर दिखेगा भाई। ये इसका है प्रसर्ग चिन्ह। अब इसकी परिभाषा देखेंगे व्याकरणिक दृष्टि से। देखो इसमें क्या है, क्रिया के स्थान का या समय का पता चलेगा हमें। तो लिखो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान या समय का पता चले। क्रिया के होने के स्थान का पता चलेगा हमें या फिर किसका, समय का पता चलेगा। वहां क्या होगा, अधिकरण कारक होगा भाई। जहां हमें क्रिया के होने के स्थान और समय का पता चलेगा वहां क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। अब देखो उदाहरण से देखेंगे, जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है। अब देखो ये पर विभक्ति चिन्ह भी आपको दिख गया यहाँ। और इसी तरह से देखो आप, जैसे कपड़े अलमारी में रखे हैं, तो इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हो भाई अधिकरण कारक को। कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। अधिकरण कारक भी कई जगह प्रसर्ग रहित होता भी। जैसे देखो बच्चों ने घर घर घूमकर चंदा इकट्ठा किया, ये प्रश्न एक बार पूछा गया है। बच्चों ने घर घर घूमकर चंदा इकट्ठा किया, चंदा किया, इकट्ठा किया, एक ही बात है। अब देखो इसमें क्या है कि बच्चों ने घर घर घूमकर, यानी कि देखो स्थान के बारे में हमें पता चल रहा है ना, किसी स्थान पर गए वो और चंदा इकट्ठा किया। तो यहाँ क्या, यहाँ भी अधिकरण कारक है। कई बार बिना विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग चिन्ह के भी मिल जाते हैं ऐसे वाक्य। ये है भाई अधिकरण कारक। अब हमारा एक बच गया है 8वां कारक का भेद, संबोधन। उसके बारे में देखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान है। ये आएंगे, इनकी एक बार मोटा मोटा आपको रिवीजन करना पड़ेगा पेपर से पहले।
अब देखो भाई संबोधन कारक, आठवां जो कारक का भेद है वो है भाई संबोधन। संबोधन कारक का प्रसर्ग चिन्ह क्या है भाई, हे या अरे। आपको क्या मिलेगा, देखो हे यानी कि ये वाला, ये जो चिन्ह मिलेगा आपको विस्मय आदि बोधक का, और या जैसे ऐसे मिलेगा अरे, यानी कि ये है भाई संबोधन कारक। इसकी परिभाषा लिखो आप, बुलाने या पुकारने का भाव। देखो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा है सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो। किसी के बुलाने या पुकारने का बोध हो। वहां क्या होगा भाई, संबोधन कारक होगा। जैसे देखो, हे भगवान अब मैं क्या करूं, या फिर क्या होगा भाई, इसमें क्या होंगे, आश्चर्यचकित बातें होंगी। आश्चर्य होगा, एकदम से आदमी को क्या होगा, आश्चर्य होगा किसी चीज पे। जैसे हे भगवान, अब ऐसे बोल के आप वाक्य को ऐसा नहीं लिख सकते, आपको ये लगाना पड़ेगा, हे भगवान ये क्या हो गया। अब ये वाक्य आपका शुद्ध है भाई। ये चिन्ह भी एक दिन करेंगे, सभी आते हैं ये। इसी तरह से एक दो और लिख लो, जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो। ये ऐसे है भाई, संबोधन के उदाहरण मिलेंगे आपको। अब देखो थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं। इसको लिखो, फिर थोड़ा सा देखते हैं हम कर्म कारक और संप्रदान में थोड़ा सा अंतर देखेंगे, क्योंकि वहां थोड़ा सा डाउट रहता है आपको। जो डाउट वाले हैं ना एक दो, वो देखेंगे। अब इनको लिख लो पहले। अब देखो भाई, दो वाक्य में लिखूंगी आपके सामने, और आपको पहचान करनी है कि ये कौन सा कारक है। देखो, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं। एक तो ये वाला है भाई, और एक है प्रश्न, शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं। शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं। अब देखो, अब दोनों में पहचानो आप, दोनों में विभक्ति चिन्ह तो देखो को लगा हुआ है, तो फिर कैसे पहचानोगे आप। इसमें एक में तो कर्म कारक है भाई, और एक में है संप्रदान कारक। पहचानो आप। देखो संप्रदान कारक में हमने सबसे पहले लिखा था कि देने का भाव। संप्रदान का अर्थ ही होता है देने का भाव, कुछ देने का भाव। शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं, यानी कि देने का भाव है। यहाँ प्रसर्ग चिन्ह नहीं देखनी आपको, देने का भाव है। इसका मतलब यहाँ क्या है भाई, संप्रदान कारक है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और वहां आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो लिखवाया गया है ना पहचान, उसको याद करो पहले, और फिर अभ्यास करो भाई किसी वाक्य उठा के। और यदि कोई भी दिक्कत आती है तो फिर पूछो आप।
हमसे। अब देखो शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं, यहाँ तो देखो कर्म कारक है, आप अब आसानी से पहचान लोगे। इसी तरह से देखो ये कर्म कारक और संप्रदान में थोड़ा सा अंतर हमने देखा। इसी तरह से हम देखो इसमें करण कारक और अपादान में देखते हैं भाई। जैसे प्रश्न पूछे गए हैं भाई ये दोनों देखो, पिताजी हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचे, और दूसरा एक वाक्य है भाई, पिताजी हवाई अड्डे से घर पहुंचे। पिताजी हवाई अड्डे से घर पहुंचे। अब देखो भाई इसमें क्या है, दोनों में प्रसर्ग चिन्ह तो यही है, लेकिन इसमें देखो पिताजी हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचे, यानी कि दिल्ली पहुंचने का माध्यम क्या है, रेल से गए या जहाज से गए, कार से गए, साधन का पता जहां चलेगा वहां तो क्या होगा, करण कारक होगा भाई। और देखो पिताजी हवाई अड्डे से घर पहुंचे, यानी कि हवाई अड्डे से अलगाव हो गया, अब घर पहुंच गए, यहां से अलग हो गए। या ये यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है भाई, फिर यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ अपादान कारक है। जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है भाई, पेड़ से फल गिरा, कौन सा कारक है, कई बार पूछे गए हैं, ये अपादान कारक है। अलगाव का भाव जहाँ दिखे, लेकिन अगर साधन दिखे ना भाई, अब यहाँ इसकी जगह यहाँ ये भी आ सकता है कि पिताजी कार से दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली पहुंचने के लिए उन्होंने जो साधन इस्तेमाल किया वो क्या था, कार या हवाई जहाज। यहाँ माध्यम का या साधन का पता चले वहां क्या है भाई, करण कारक होगा, और जहां अलगाव दिखेगा वहां क्या होगा, अपादान कारक होगा। ये हमारा आज कारक का जो टॉपिक है वो पूरा हो गया भाई। इससे बाहर कारक में कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, और अपादान और संप्रदान कारक के बारे में याद रखना। ये इस तरह के वाक्य बना बना के देखना, और वहाँ से आप अभ्यास करोगे, एक दो बार इसको देखोगे, पढ़ोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आप पारंगत हो जाओगे भाई अपने विषय में। ये आज हमारा था, देखो विकारी शब्द हम करवा चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया चारों हो चुके हैं। कल हम अविकारी शब्द कर लेंगे, और उसके अलावा जैसे हमने 2-3 वीडियो डाल दी भी, वर्ण विचार की, शब्द विचार की, वाक्य विचार की बिल्कुल हो चुकी हैं, और भाई उसके समास भी हो चुका है। देखेंगे 1-2 बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचा, व्याकरण के शायद 5 या 4 टॉपिक बचे हैं, वो हम आपके पेपर से पहले करवा देंगे। और यूपी टेट यदि कोई दे रहा है ना आप लोगों में से, तो आप हमें कमेंट्स में बताना। आप लोगों के लिए हम एक मैराथन क्लास लेकर आना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो उसमें। उससे पहले हम करवाएंगे आपको, वो 2-3 घंटे की ही क्लास होगी, उसमें पूरी व्याकरण को एक बार रिवीजन करवा दिया जाएगा आपका, और महत्वपूर्ण बातें ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करवा देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो पेपर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।